नमस्कार दोस्तों, मैं भेषमणि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र मिश्रा पर। दोस्तों, अभी हम जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जो है धारा उसके संबंध में चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले 5 वीडियो बनाई जा चुकी है। इस पर धारा 6 तक के हमने अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम जो है धारा 7 से लेकर के 16 तक के पूरा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं एक विशेष जानकारी दे दूं कि आपको फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज दिलाने को मिल सकता है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको मिल जाएगी। भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और 199 रुपये में आपको 8 टेस्ट मिलेंगे। तो एक टेस्ट फ्री है, बाकी 7 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। मतलब एक टेस्ट फ्री है, चाहे तो आप एक टेस्ट फ्री कम से कम ज्वाइन करें, एक टेस्ट तो दिला ही लें। इससे आपका जो है कितना विकास हो रहा है इस बात का मूल्यांकन होगा। आप कितना ज़्यादा किस विषय को कहाँ तक के पढ़ना है, कहाँ तक की हमारी तैयारी हो पाई है, कहीं पर नहीं हो पाई है, इसका आकलन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए और ये टेस्ट सीरीज आपको भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर प्राप्त हो जाएगी मात्र 199 रुपये में। अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर नंबर भी शो की जा रही है, तो उस नंबर पे आप कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं 1955 की जो अधिनियम बनाई गई थी उस पर चर्चा करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग धारा 7। धारा 7 में क्या बताया गया है? धारा 7 में शास्तियाँ दी गई है। शास्तियाँ मतलब पेनाल्टी, तो जुर्माना, दंड, इसका प्रावधान किस प्रकार है। अगर कोई इस आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए किस प्रकार के धारा बनाए गए हैं और क्या क्या उनके ऊपर जो है दंड और जुर्माना लगेगा, कितना वर्ष का कारावास होना है, इसके बारे में पूरा वर्णन है। तो आइए देखते हैं धारा 7 माने शास्ति, ऐसा याद कर लेंगे। अगर पूछ दे डायरेक्ट क्वेश्चन कि शास्तियाँ किस पर वर्णन है तो बता देंगे कि धारा 7 में वर्णन है। धारा 7 में भी अलग अलग उपखंड बने हुए हैं। इनमें देखते हैं धारा 7 का उपधारा 1 में, इस धारा के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दंड या शास्ति का प्रावधान है। ये 1 में बता दिया गया। 1 में का नंबर जोड़ा है, इसमें बताते हैं तो वह क्या होगा। पहली बात, कारावास उसको कितने वर्ष की होगी, तो 1 वर्ष और जुर्माना भी देना पड़ेगा उसको। साथ में किसी अन्य आदेश की दशा में 3 मास से कम की नहीं होगी उसकी सज़ा और 7 वर्ष तक होगी। तो कम से कम 3 माह और अधिकतम आप देख रहे हैं 7 वर्ष, लेकिन 3 माह से कम नहीं होगी, ये बताया गया है। साथ में उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये हो गया आपका पहला काम में जो दिया गया है वो। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से 3 माह से जो सज़ा है उसको कम कर सकती है, उसको कम करने का अधिकार बनता है। ये विशेष है ना। उसके बाद खा में देखें, ऐसी संपत्ति जिसके बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है सरकार के पक्ष में समपहरित कर ली जाएगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी संपत्ति है जिसके बाबत में आदेश का उल्लंघन अगर किया गया है तो सरकार के पक्ष में, मैंने सरकार के पक्ष में क्या कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, समअपहरित कर लिया जाएगा। दूसरी बात, गा में अपन देखते हैं तो धारा 7 का 1 नंबर में गा में क्या बताया गया है, जिस भी पैकेज, आवश्यक या पात्र जिसमें संपत्ति पाई गई, या फिर क्या करते हैं कि जो भी साधन, चाहे वो पशु के माध्यम से ले जाए, गाड़ी के माध्यम से ले जाए, जलयान के माध्यम से ले जाए, या कोई भी साधन प्रयुक्त अगर किया है उसको ले जाने में, तो उस दशा में न्यायालय के आदेश दिए जाने पर सरकार के पक्ष में संपहरित कर ली जाएगी। गाड़ी या जो आवश्यक पात्र है उनको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ये न्यायालय आदेश देगी तब। अब देखते हैं इसी में धारा 7 का उपधारा, इसमें क्या बताया गया है, क्या प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति धारा 3 की उपधारा 4 के खंड खा के निर्देश, मतलब जो कंपनी को निर्देश दिया गया था, निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा, इस पर असफल अगर होता है तो उसको कारावास की सज़ा है 3 माह से कम नहीं और 7 वर्ष तक होगी। 3 माह से कम नहीं हो सकता और साथ में 7 वर्ष तक की होगी। लेकिन न्यायालय द्वारा विशेष कारणों से
कम किया जा सकता है। यहाँ भी प्रावधान है कि अगर विशेष कारण बता दिया जाए, पर्याप्त कारण होना चाहिए, तो न्यायालय उसे कम कर सकेगी। और यहाँ भी 3 मास से कम नहीं और 7 वर्ष तक होगी और यहाँ पर जुर्माना भी देय होगा। अब देखते हैं उपधारा 2 का उपधारा 2 का क्या देखेंगे का दोषी ठहराए गए व्यक्ति उसी उपबंध के लिए, कभी कभी कई लोग एक ही गलती को दोबारा करते रहते हैं ना, उसी हरकत को, वैसे ही अगर दोषी ठहराए गए व्यक्ति उसी उपबंध के लिए पुनः दोषी ठहराया जाता है, दोबारा अगर गलती करे तो फिर सज़ा कैसे होगी? 6 मास से कम कारावास नहीं, इसमें 3 तक के चल रहा था, अब देखिए 6 मास से कम कारावास नहीं होगी और 7 वर्ष तक और जुर्माना भी देय होगा। तो 6 माह से कम नहीं और 7 वर्ष तक अधिकतम है और जुर्माना भी देय, लेकिन न्यायालय इसे कम कर सकेगी। क्यों? पर्याप्त और विशेष कारण बता करके। अब आगे इसी में देखिए खा के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो खा के अधीन अगर किसी अपराध से जनसाधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि हुई है, ऐसा करने से जो दोषी ठहराया गया व्यक्ति और उसने जब ऐसा कार्य किया है, इस कार्य से अगर किसी जनसाधारण है ना, अगर जनसाधारण को या व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति को कोई खास हानि हुई है, तो 6 मास से कम दंड देने का पर्याप्त और विशेष कारण बताना होगा। पर्याप्त और विशेष कारण होगी तब उनको 6 मास से कम किया जा सकता है। ये आपको खा में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं धारा 7 की उपधारा 3, ये लास्ट है इसी का। और धारा 3 के 1 में क्या बताया गया है कि अधीन अपराध सिद्ध हुआ व्यक्ति पुनः अपराध अगर करता है तो जुर्माने के अतिरिक्त 6 मास तक उसके कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। अगर आवश्यक वस्तु का वो कारोबार करने वाला है और अपराध उसके ऊपर सिद्ध हुआ और फिर अपराध सिद्ध हो जाता है तो जुर्माना तो लगाया जाएगा ही, साथ में उसको 6 मास तक के कारोबार पर भी बैन लगा दिया जाएगा, उसके कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। यह आपको मिलता है धारा 7 की उपधारा 3 में। तो ये हो जाता है आपका धारा 7 मने शास्तियाँ, 7 से 7 और 7 से शास्तियाँ, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं धारा 8। 7 हमने कंप्लीट देख लिया, 8 में क्या उल्लेख है इसके बारे में देखते हैं। धारा 8, इस धारा में ये बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के उल्लंघन का प्रयत्न या उल्लंघन करने हेतु लोगों को बहकाया जाता है तो यह समझा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा उस आदेश का उल्लंघन किया गया। इसमें स्पष्ट है कि या तो जो आदेश जारी किया गया है उसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करना भी दोष है, उल्लंघन करने हेतु लोगों को बहकाया जाना भी गलत। अगर ऐसा कृत्य किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा तो यह समझा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया। दोनों दशा में, या वो प्रयास किया या लोगों को बहकाया, तो क्या हो जाएगा? वो अपराधी समझा जाएगा, आदेश का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। ये धारा 8 में बताया गया है इस धारा में। ठीक है ना, तो 8 मने किसी को बहकाने के लिए 60 ऐसा करके याद कर लें। 60 लेना मने मिला लेना, अपने तरफ कर लेना। तो ये धारा 8 में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या है? इस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश में अपेक्षित होने पर, अगर केंद्र या राज्य सरकार चाहे आदेश दे और अपेक्षा करे किसी व्यक्ति से या जो भी संस्था है उससे कि वो अपनी पूरा बायोडाटा बताए, अपनी जानकारी रखे, ऐसा अगर वो अपेक्षित रख रहा है तो उस समय देखिए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर अथवा गलत रिकॉर्ड या दस्तावेज रखने पर, ये दोनों ही कंडीशन में, या वो गलत जानकारी दे दे या फिर गलत रिकॉर्ड या दस्तावेज रखे, तो भी वो क्या होगा? दंड का भागीदारी होगा। और उसको सज़ा कितने की मिलेगी? देखिए, तो 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार का दंड मिल सकता है। मतलब 5 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है और साथ में उसको जुर्माना भी हो सकता है। ये धारा 9 में उल्लेख मिलता है। तो धारा 9 माने नवा देना, झुका देना, और कितने
5 वर्ष का कारावास दे करके साथ में उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों प्रकार का दंड मिल सकता है। ये किस में उल्लेख मिलता है? धारा 9 में। ठीक है, चलिए अब धारा 9 कंप्लीट हो चुका। धारा 10 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या उल्लेख मिलता है। धारा 10 ये क्या वर्णन है इसमें? तो धारा 10, इस धारा के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश का किसी कंपनी किसी आदेश का किसी कंपनी द्वारा उल्लंघन करने पर कंपनी के कारोबार का संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी दोषी माने जाएंगे और दंड के भागीदारी होंगे। तो कंपनी का जो संचालन कर रहा है, वह जो संचालन करता है उसको क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। अगर इस आदेश का उल्लंघन होता है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी का जो भी कारोबारी है उसको क्या माना जाएगा? उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा और वे दंड के क्या हो जाएंगे? भागीदारी हो जाएंगे। इसमें धारा का 10 का जोड़ा गया। देखिए इसके बारे में जानते हैं कि धारा 10 का का में क्या उल्लेख है। इस धारा के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया अपराध वर्तमान में जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। अब इसी को प्रश्न बनाया जा सकता है, ऐसा लिखा रहेगा धारा 10 का कि इस धारा के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया अपराध वर्तमान में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है, असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में है, दोनों की श्रेणी में है, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक पॉइंट आपको जानकारी रखना है। दूसरा, यह धारा 1967 में जोड़ी गई। यह धारा कब जोड़ी गई? यह कथन कभी कभी दे दिए रहते हैं, ये वाला फिर दूसरा में ये डाल दें और कौन कौन सा सही है ये आपको चयन करना रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1967 में जोड़ी गई। फिर और इसमें जानना है कि 1967 में अपराध का संज्ञेय और जमानती होने का प्रावधान था। तो ये देख रहे हैं कि 1967 में जोड़ी गई और उस समय जो ये अपराध था संज्ञेय और क्या था? जमानती होने का प्रावधान था। फिर आगे क्या होता है? 1974 में संसद के द्वारा किए गए संशोधन से धारा 10 का में जो 10 का का है उससे जमानती शब्द निकाल दिया गया। अभी देखा आपने कि संज्ञेय और जमानती होने का प्रावधान था। फिर जब 74 में संशोधन हो गया तो क्या होता है कि जमानती शब्द निकाल दिया गया। अब प्रश्न ये भी बनेगा कि कब निकाला गया? तो 1974 में निकाला गया। 1974 में कौन सा शब्द निकाला गया? तो जमानती शब्द निकाल दिया गया। फिर देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा 1981 में जारी आदेश में इसे 15 वर्ष के लिए जमानती गैर जमानती घोषित कर दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब 1981 में आदेश जारी हुआ तो उस समय 82 से कितने वर्षों के लिए इसे गैर जमानती घोषित किया गया था? तो 15 वर्ष के लिए किया गया। इसकी समय सीमा थी 1997 तक के। 97 में समाप्त हो गया, उसके बाद और कोई जारी नहीं किया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा सीमा में पुनः वृद्धि नहीं किए जाने के कारण वर्तमान में यह जो अपराध है अपराध संज्ञेय की श्रेणी में आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और 15 वर्ष के लिए गैर जमानती है, ये आज भी इसी का प्रावधान है। अब आ जाओ आप धारा 11 में। 11 में क्या बात है आपका? तो इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए अपराध का संज्ञान लेने का प्रावधान है। तो न्यायालय इस अपराध को संज्ञान में लेगी, इसका उल्लेख मिलता है। तो कब संज्ञान में लेगी? इस बात को बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21, ये पॉइंट आप याद रखें, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 की परिभाषित केवल कौन होना चाहिए? लोक सेवक या शासकीय लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत की गई, वो भी कैसी वाली? लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने का उल्लेख है। तो धारा 11 में आपको जानकारी प्राप्त होता है कि न्यायालय जो है ऐसे अपराधों को क्या करेगी? संज्ञान में लेगी। लेकिन कब लेगी? जब भारतीय दंड संहिता
कि धारा 21 की परिभाषित केवल लोक सेवक होंगे या फिर शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत सिर्फ मौखिक ही नहीं लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने का वर्णन मिलता है। तो इसमें भी आपको प्रश्न बनाया जा सकता है आपके लिए कि लिखित रिपोर्ट, मौखिक रिपोर्ट। तो आपको ध्यान में रखना है मौखिक वाली बात नहीं हुई है, लिखित वाली बात है। केवल शासकीय सेवक होना चाहिए और केवल लोक सेवक, वो भी किस धारा के अंतर्गत, तो ये 21 के अंतर्गत परिभाषित होना चाहिए। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखें। ये धारा 11 में आपको वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम 11 देख चुके, अब देखते हैं धारा 12 में किस तथ्य का वर्णन है, किस बात का वर्णन है। तो धारा 12, इस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना आदेश जारी करने का प्रावधान किया गया है। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए कोई भी आदेश है का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो उसके द्वारा क्या है, न्यायालय के द्वारा उस पर कितने जुर्माना लगाया जाएगा, तो 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना और फिर साथ में 5,000 रुपये का 5,000 से अधिक का जुर्माना जारी करने का प्रावधान है, माने आदेश दे सकेगी। तो यहाँ पर फिर प्रश्न बनता है कितने हज़ार रुपये का, तो 5,000 से अधिक का, 5,000 से कम का, 3,000, 2,000 जैसा भी दे दें, तो 5,000 से अधिक का जुर्माना जारी करने का प्रावधान है यहाँ पर। धारा 12, इसको आप याद कर सकते हैं। धारा 12 माने किसी का 12 बजा देना, ऐसा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं तो आज तो कर 12 बजा दूँ, मतलब 12 बजा देना। तो भाई इतना पैसा देगा ना, 5,000 से ऊपर पैसा दे रहा है, तो इसका कौन सा उल्लेख है, मतलब इस धारा में है, 12 में। ऐसे आप जोड़ करके भी याद कर लेना, क्योंकि अचानक भी ना कहीं धारा से संबंधित पूछ लें तो आपको धारा भी याद करके चलना है। ये जो धारा है ये 1974 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1974 में। इस बात को आपको याद रखना है। फिर धारा 12 का नंबर जोड़ा गया। इसमें यह उल्लेख मिलता है इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक या शासकीय अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अंतर्गत दी गई शक्तियों के क्रियान्वयन में, देखो शक्ति जो प्रदान की गई है उसके क्रियान्वयन में किए गए कार्यों के विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय आदेश या हिदायत तब तक नहीं देगा जब तक इसकी सूचना सरकार या संबंधित अधिकारी को ना दी गई हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो लोक सेवक है, शासकीय अधिकारी है, इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अंतर्गत अगर वह शक्तियों के क्रियान्वयन में और जो भी कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध कोई भी सिविल न्यायालय आदेश हिदायत तब तक नहीं देगी जब तक इसकी सूचना सरकार को या संबंधित अधिकारी को नहीं दी गई है, तब तक के न्यायालय इसको आदेश या हिदायत नहीं देगी। ये आपको कहाँ पर जानकारी मिला? 12 का नंबर में। क्लियर हुआ? अब देखते हैं धारा 13। धारा 13 में आदेशों के बारे में, उपधारणा के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से मुख्य है धारा 14। धारा 14 के 3 के इसमें यह बताया गया है, धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होगा कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का अथवा व्यवसाय का वैध लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेज उपलब्ध है। धारा 14, अगर कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो उस व्यक्ति का यह दायित्व या भार है, यह साबित करना उसका मतलब भार के अंतर्गत आएगा। स्वयं की जिम्मेदारी होगी उस व्यक्ति की कि उसको बताना पड़ेगा कि मेरे द्वारा जो भी व्यवसाय किया जा रहा है वैध है, मेरे पास इसका लाइसेंस है, मेरे पास इसका परमिट है और अन्य दस्तावेज भी है। ये सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति को रहेगा जिस पर आरोप लगी है। ये आपको धारा 14 में बताया गया है। इस प्रकार धारा 14 जो है कंप्लीट होता है। हम लोग धारा 14 तक देख लिए। अब धारा 15 की बारी है। धारा 15 में देखते हैं, ठीक है। धारा 15 में क्या बताया गया? धारा 15, इस धारा में ये बताया गया है
कि धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के क्रियान्वयन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण या केस दर्ज नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही है तो उसके खिलाफ ना तो न्यायालयीन प्रकरण बनना है, ना ही केस दर्ज होना है। ये धारा 15 में बताया गया है। लेकिन कार्य कैसे हो? सद्भावनापूर्वक की गई हो। तो सद्भावनापूर्वक कार्य के लिए जो है न्यायालयीन प्रकरण होगी, नहीं होगी, केस दर्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ऐसा अगर पूछे तो आप बताएंगे कि नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखते हैं धारा 15। इसमें का, आपने 15 देखा, अब 15 में का। इस धारा के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है किसको? जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो इनके अंतर्गत इनका आदेशों का पालन करवाते हैं, उनके लिए क्या है? कर्मचारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत जारी आदेश के क्रियान्वयन हेतु लोक सेवक या शासकीय कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु किए गए कृत्यों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, वो जिसका भी कर्मचारी है, उसकी पूर्व मंजूरी के बिना उसके विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। ये उसको संरक्षण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कि उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो भी उनसे कृत्य होते हैं, लोक सेवक है, शासकीय कर्मचारी है, तो उनको क्या किया गया? उनके कृत्य के संदर्भ में न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, वो जिसका भी कर्मचारी है, उसकी पूर्व मंजूरी के बिना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बिना मंजूरी के या उस कर्मचारी के बिना मंजूरी के उसके विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। ये संरक्षण उनको दिया जाता है धारा 15 के काम में। अब है धारा 16 और अंतिम धारा, निरसन और व्यावृत्तियाँ। ठीक है, निरसन और व्यावृत्तियाँ। इसमें देखते हैं उपधारा 1, इसमें का क्या बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 इससे पहले जारी था, और खा, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त कोई अन्य विधि, जहाँ तक कि ऐसी विधि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करती है या उसका नियंत्रण प्राधिकृत करती है। ये दोनों जो है इस अध्यादेश 1955 के अध्यादेश और ये जो विधि थी, ये निरसित की जाती है। कब? ये वाला जो धारा 16 बनाया गया और आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आ जाने से ये अध्यादेश है, तो ये क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। और उपधारा 2 में ये बताया गया है, ऐसे निरसन के बाद भी, रिजेक्ट करने के बाद भी, ऐसे निरसन के बाद भी किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश, लाइसेंस प्रवृत्त रहेगी अगर वह इस अधिनियम की विधि के अधीन हो, तो वह जो लाइसेंस है या आदेश है वो जारी रहेगी। ये यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, धारा 1 से लेकर के धारा 16 तक आपने पूरा अध्ययन कर लिया। एक बार अपने से और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप हल कर पाने में सामर्थ्य बिल्कुल हासिल कर लेंगे। साथ ही दोस्तों, आप जो टेस्ट सीरीज है इसको लगाइए, और टेस्ट सीरीज जैसे लगाएंगे तो आपको अनुभव होता जाएगा कि हाँ, इस भाग में मेरी कमजोरी है, वहाँ पर पकड़ बनाना चाहिए। अभी थोड़े से टाइम है आपके पास, तो आप अगर इसमें थोड़े से अभ्यास करेंगे, अगर अभ्यास करते हैं तो आपको सिद्धि ज़रूर मिलेगी और आप वहाँ पर प्रश्न का जो आंसर है देने में सक्षम हो जाएंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं होगी। तो ये आज का वीडियो जो है यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।